गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने आपको स्पीड, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी यहाँ तक बताया था, जिसमें हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी पढ़ाया था। आज हम आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड और इससे आगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। अभी मैं आपको सबसे पहले वेरिएबल वेलोसिटी बता दिया था। अब हम आपको एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। एवरेज वेलोसिटी देखिए, जिस तरह से आपने ये कहा था कि भाई हम एवरेज स्पीड पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर हमने बताया था कि वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है, और अगर वेलोसिटी का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है तो हम क्या कहेंगे भाई, अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से डिफरेंट टाइम के लिए मूव करता है, मीन्स अपने डायरेक्शन को चेंज करता है या कभी अपनी स्पीड को चेंज करता है, इवन एनी वन, हमने वेरिएबल वेलोसिटी बता दिया। तो अगर उनका जो डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम जो रेशियो होगा वो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगा। मैं आपको बताता हूँ, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी for different time, then average velocity is defined as the ratio of डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। यहाँ टोटल नहीं लिखना है, डिस्प्लेसमेंट टू टोटल टाइम टेकन। ध्यान से देखिए, जैसे कि आपने ये कहा कि अगर हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, वी एवरेज निकालते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें हमने लिखा था टोटल डिस्टेंस, पर यहाँ पर हमने क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टोटल नहीं होता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में होता है। आप कहीं से भी घूम कर गए, आप उनको ऐड थोड़ी करते हो, कभी भी ऐड नहीं करते, क्योंकि उनका वेक्टर सम करते हो तो वो क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये याद रखना है आपने, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो आप क्या कह सकते हो भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पोजीशन वेक्टर r2 माइनस r1 होता है अपॉन जो भी आपके पास टाइम पीरियड है, टोटल जो टाइम पीरियड है वो आपने लेना है। तो टोटल टाइम पीरियड तो कितना हो गया, t ले लेते हैं, t1 प्लस t2 प्लस अप टू क्या हो जाएगा, या t1 प्लस t2 है। तो ये हमारे पास, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ r फाइनल और यहाँ लिख देता हूँ r इनिशियल, ये लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, v एवरेज आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या बता देते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे तो पिछली बार हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड बताया था, जिससे हमने कहा था स्पीडोमीटर में वो जो किसी भी इंस्टेंट पर जो स्पीड दिखाई जाती है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के अंदर बेटा डायरेक्शन भी होती है। अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं तो इसमें हम क्या कहेंगे, लिमिट डेल t टेंड्स टू 0 डेल x अपॉन डेल t, ये तो था स्पीड। अगर हम इस पर डायरेक्शन की भी बात करेंगे
अगर हम इस पर किसकी बात करेंगे, डायरेक्शन की बात करेंगे, तो हम उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी बोल देंगे, दैट इज dx/dt, और एरो का साइन लगा देंगे, दैट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गया भाई? तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये तो नॉर्मल फॉर्मूले थे, हम चाहते हैं कि इनके बेस पर हम एक दो न्यूमेरिकल कर लें। न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इनके अंदर हम एवरेज वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट और इन सभी के ही न्यूमेरिकल करेंगे। मैं एक न्यूमेरिकल लिखता हूँ भाई, ठीक है। देखिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, ए बॉडी ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम बी टू ए एट 60 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। भाई दोनों निकालने हैं। जब आप एवरेज स्पीड, मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या कहा कि ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है। अब जाने के लिए जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और वापस आने की जो स्पीड है वो है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने आपसे, देखिए वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट भी कह सकता हूँ कि हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया था। एवरेज स्पीड क्या बताया था भाई, जब दो पॉइंट फिक्स हैं और अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है डिफरेंट स्पीड से, और दो ही हैं, तो उसके लिए हमने क्या बताया था, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 मल्टीप्लाई बाई 60 अपॉन 40 प्लस 60। क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से जब हम ये वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, 48 मीटर पर सेकेंड। बट अगर आपने इसका सॉल्यूशन करना है, आपने क्या कहा भाई, हमारे पास यहाँ पर जो डिस्टेंस है, हम क्या कहेंगे भाई, टोटल डिस्टेंस। क्या कहेंगे भाई हम यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस। हम क्या कह रहे हैं, ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, तो जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो गई भाई हमारे पास, जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या हो गई भाई हमारे पास, ए बी जाने की और ए बी आने की, मतलब कितनी आ गई हमारे पास, 2ab हो गया। अब टोटल टाइम पीरियड निकालना है, तो टोटल टाइम पीरियड के लिए क्या कहेंगे भाई, टाइम पीरियड t1, टाइम पीरियड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी जाने का टाइम पीरियड है, तो अब ए से बी जाने का टाइम पीरियड है वो क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ए बी अपॉन वेलोसिटी कितनी है, 40 मीटर पर सेकेंड। हो गया कि नहीं भाई। और t2 जो है वो क्या लिख दे, टाइम पीरियड फ्रॉम बी टू ए, बी से वापस ए आने का, तो ए बी डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है और कितनी स्पीड से आ रहा है, 60 से। अब आपके पास देखिए जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई, एवरेज स्पीड का, v जो एवरेज निकाला था क्या था भाई, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास, 2ab, यही थी ना भाई, अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो t1 प्लस t2 क्या लिखेंगे, ab अपॉन 40 प्लस ab अपॉन 60। देखो बेटा ab कॉमन ले लो, ab से ab कैंसिल कर दो, आंसर निकाल दो, यही आएगा आपके पास। बट हमने आपसे डायरेक्ट ये रिलेशन आपसे समझा दिया था, तो ये तो आप ध्यान रखिए भाई, जो आप रिलेशन समझ रहे हो वो रिलेशन तो आपको याद हो जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसी का, ये तो पहला ही था। अब हमने इसमें क्या कहा भाई, एवरेज वेलोसिटी, किसकी बात कर रहे हैं हम, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जब हम एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा था भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम बोलो, बताया था कि नहीं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप ए से बी गए और बी से वापस ए आ गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बेटा,
जीरो अपॉन टाइम कुछ भी हो, मतलब हमारा आंसर क्या आएगा 0। देखिए एवरेज स्पीड हमारे पास 48 मीटर पर सेकंड आ गई और एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई भाई 0 आ गई। तो इस तरह आपने क्वेश्चन पर ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और कैसे पूछा गया है, इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। अब ध्यान से देखिए एक न्यूमेरिकल में और लिख देता हूँ भाई, एक न्यूमेरिकल और लिख लेते हैं। देखिए भाई मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, मैंने कहा ए बॉडी कवर 1/3 ऑफ इट्स जर्नी विद स्पीड u, नेक्स्ट 1/3 विद स्पीड v एंड लास्ट 1/3 विद स्पीड w। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। देखिए इसका आप डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हो। जब आप यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालोगे तो मैंने क्या कहा था भाई, जब डिस्टेंस इक्वल है, आपने क्या कहा भाई, जैसे कि ये हमारे पास A टू B पॉइंट है, ए से बी ये एक जर्नी हो गई, ये ए से एक अगला पॉइंट और फिर एक और अगला पॉइंट, मतलब ये इक्वल डिस्टेंस है, 1/3 पार्ट है, ऐसे यूँ लिखा हुआ है। मेरी बात समझ गई। जैसे मान लीजिए टोटल डिस्टेंस आपने x ले रखी है, तो ये x/3 डिस्टेंस, x/3 डिस्टेंस एंड x/3 डिस्टेंस, समझ आ गया होगा। तो आपने क्या कहा कि भाई इक्वल डिस्टेंस है, तो आप क्या कहोगे, क्या फॉर्मूला लगाया था, हार्मोनिक मीन वाला लगाया था। तो क्या कहा था आपने 3/1/u प्लस 1/v प्लस 1/w, ये आपका आंसर है। और ये तो हमने सीधा लिख दिया, बट आपने अगर करके दिखाना है तो आप क्या कहेंगे भाई, यहाँ टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, टोटल डिस्टेंस हमने क्या ले ली भाई x। अब टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल टाइम क्या लिखेंगे भाई, t1 प्लस t2 प्लस t3 कहेंगे, विच इज इक्वल टू भाई यहाँ टाइम कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी थी u, प्लस अगले में कितना लगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस थी हमारी x/3 अपॉन वेलोसिटी कितनी है v, उससे अगले में कितना लगा x/3w। ये हमारे पास टोटल टाइम हो गया। अब हम क्या कहेंगे भाई, v एवरेज का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, x अपॉन क्या आ जाएगा, x/3 तो कॉमन आ गया, क्या है हमारे पास 1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। देखिए x से x कैंसिल हो गया तो ऊपर तो 1 बचा, ये 3 ऊपर चला गया तो 3/1/u प्लस 1/v प्लस 1/w। अब आगे सॉल्यूशन कर लीजिए इनका एलसीएम लेने के बाद। समझ आया या नहीं भाई। तो इस तरह से आपने करना है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल मैं लिख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है ये। उसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि जो हमने इसमें बताना था वो हमने बता दिया है। देखिए ध्यान से, मैं एक न्यूमेरिकल और लिख रहा हूँ। देखिए भाई मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा, ए बॉडी ट्रैवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स्ड 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद ए वेलोसिटी v0। देखिए मैंने कहा ये हमारे पास ए पॉइंट है और ये हमारे पास बी पॉइंट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये 1/2 डिस्टेंस की बात कर रहा है। मान लीजिए मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये जो टोटल डिस्टेंस है ना, ये x है, क्लियर। अगर ये टोटल डिस्टेंस x है तो x/2 डिस्टेंस कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई, v0। तो कितना टाइम ले पा रहा है, t1 टाइम ले पा रहा है, t1 टाइम लिख देता हूँ। मतलब अगर हम यहाँ सॉल्यूशन की बात करें तो भाई हमने क्या कहा, x/2 जो डिस्टेंस है, x/2 डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल कर रहा है, t1 टाइम में, और कितनी स्पीड से कर रहा है भाई, v0 से। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम x/2 इज इक्वल टू लिखें तो क्या हो जाना चाहिए भाई, v0 मल्टीप्लाई बाई t1, भाई स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम, आप ये भी कह सकते हो। और अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहो तो क्या कह सकते हो, x/2v0। आ गया भाई। t1 मैंने इसलिए निकाला क्योंकि x तो मैंने मान ही लिया। अब मैं क्या करूँगा, t1 यहाँ से टाइम पीरियड निकाल दूंगा और यहाँ का टाइम पीरियड और उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि हमने तो एवरेज स्पीड निकालनी है। चलो कोई बात नहीं, अब आगे पढ़ते हैं। ये कहता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, भाई कितना पार्ट बचा हमारे पास,
x/2 ही बच गया मेरे हिसाब से तो। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद ए वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। मतलब हमने क्या कहा कि जो बचा हुआ जो टाइम है ना, ये यहाँ इस सी पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने का, वो t2 मान लेते हैं। समझ आ गया? तो अब ये कहता है कि जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है, यहाँ पर जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर, इस बचे हुए पार्ट के अंदर सी से बी तक जाने में टाइम कितना लगा? t2। ये कहता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद ए वेलोसिटी v1 फॉर हाफ द टाइम। मतलब इस t2 टाइम का यहाँ से जो वेलोसिटी ले रहा है ना, वो v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और कितने टाइम के लिए जा रहा है? जो t2 टाइम था ना, उसके हाफ टाइम के अंदर। कितने टाइम के अंदर? हाफ। और जो बची हुई है ना, यहाँ से बचे हुए हाफ टाइम के अंदर ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी आधे टाइम के अंदर। मान लीजिए सी से बी तक पहुंचने में हमें आधा घंटा लगा, तो 15 मिनट तक तो वो v1 वेलोसिटी से चलेगा और अगले 15 मिनट वो v2 वेलोसिटी से चलेगा। जब ये दोनों वेलोसिटी डिफरेंट है तो इक्वल डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही नहीं पाएगी ना, इसलिए देखो मैंने इक्वल डिस्टेंस पर बीच में टिक नहीं लगाया। मेरी बात समझ गए? मतलब हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं भाई, जो बची हुई डिस्टेंस है x/2, हमने क्या कहा भाई, v1 स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करी वो t2/2 टाइम था, और v2 डिस्टेंस से v2 वेलोसिटी से स्पीड से जो ट्रेवल करी वो भी हाफ टाइम के अंदर था। मतलब हम क्या कह सकते हैं, v1 प्लस v2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, t2/2। बोलो कह सकते हो कि नहीं? तो हमने क्या कह दिया बेटा, ये x/2 आ गया, हमने 2 से 2 काट दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं x = क्या हो गया भाई, v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई बाई t2। और t2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ गया हमारे पास, v1 प्लस v2/x। कोई प्रॉब्लम है? अब हमारे पास, सॉरी हमने उल्टा लिख दिया, t2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, यहाँ से अगर हम निकालें t2 = x/v1 प्लस v2 आएगी। यहाँ v1 प्लस v2 मल्टीप्लाई में है, तो क्या हो गया भाई, हमारे पास t1 और t2 आ गया। अब हमने तो भाई फॉर्मूला लगाना है, हमने तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है भाई, v एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे हम तो। बोलो लगाएंगे कि नहीं? हम v एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस कितनी है बेटा, x है, a से b के बीच में x ली थी, अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम में क्या हो गया, x/2v0 प्लस x/v1 प्लस v2। क्या हो गया भाई, ये तो कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, कैंसिल हो गया, तो 1/2v0 प्लस ऑफ 1/v1 प्लस v2। समझ आ गया? अब आगे हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। और ये तो हमारे पास गिवन है भाई, v0 v1 v2 तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, एंड कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी आपसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो भी आपने उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है और उसका कैलकुलेशन करना है। ठीक है भाई। अगला हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, एवरेज एक्सेलरेशन। देखिए यहाँ मैं बात करता हूँ आपकी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन टॉपिक पढ़ते हैं। वैसे तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर भी पढ़ ही लेते हैं एक बार, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time. Rate of change of velocity with respect to time is called acceleration. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब हम क्या कहेंगे भाई, एक्सेलरेशन को हम
स्मॉल ए से लिखेंगे, मैंने लिख दिया चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी नहीं होता, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी को चेंज किया, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं। हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड अपॉन टाइम, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर हम इसकी यूनिट लिखेंगे। अब ये एसआई यूनिट है, ठीक है। एक इसी में हम क्या बताते हैं भाई, डायमेंशनल फॉर्मूला बताते हैं, पढ़ा हुआ है वैसे तो। m0 लेंथ का क्या हो जाएगा, L1 अपॉन टाइम की पावर 2 है, तो ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगा, -2। और एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये तो किस पर डिपेंड कर रहा है, चेंज इन वेलोसिटी पर। वेलोसिटी को कितना चेंज करना है ये बताना है, तो ये कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ गया। अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। एक आता है भैया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आगे हम पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ध्यान रखना है ये, मतलब जैसे कि पहले 2 सेकंड में अगर 10 मीटर चेंज हुई है तो अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर इंक्रीज हो जाए, उससे अगले 2 सेकंड में भी 10 मीटर इंक्रीज हो जाए, तो उस ग्राफ को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट एक आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कभी तो ज़्यादा चेंज हो रही है, कभी कम चेंज हो रही है, कभी ब्रेक लगाए जा रहे हैं, कभी बढ़ाई जा रही है, इस तरह से अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। समझ आ गया। और इसी तरह से मैं आपको बता देता हूँ, एक जैसे पहले आप एवरेज पढ़ते आ रहे थे, इसी तरह आपको मैं बता रहा हूँ एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है। तो भैया एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं आपको बता देता हूँ, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। हमने क्या कहा भाई कि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो आपने इन दोनों का चेंज देखना है और टाइम पीरियड से डिवाइड कर देना है, यही आपके पास क्या हो जाएगी, एवरेज एक्सेलरेशन। समझ आ गया। दोनों की इनिशियल और फाइनल पॉइंट का डिफरेंस, जैसे कि आपने वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस किया था, यहाँ पर हम सीधा लिख देंगे टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज बताना है अपॉन टोटल टाइम। इसी तरह एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताया जाता है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। भाई इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को उसी टर्म में लिखेंगे, लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0। फॉर्मूला हमारा क्या है भाई, डेल वी अपॉन डेल टी है, हमने लिख दिया डेल वी अपॉन डेल टी, और इसको हम डेरिवेटिव की टर्म में भी लिख सकते हैं, डी वी अपॉन डी टी। समझ आ गया, डी वी अपॉन डी टी, बस ये याद रखना है। दूसरी बात, वी नो, अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए इस फॉर्मूले को, v इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डी एक्स अपॉन डी टी।
बोलो होता है कि नहीं? जब हमने पढ़ा v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, वैल्यू पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, d अपॉन डी टी, और v की जगह लिख दिया डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब हम इसको डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। किसका डबल डेरिवेटिव? डिस्प्लेसमेंट का। देखिए डी बाई डी टी डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर हो गया। हमने इसको क्या कह दिया, दैट इज डबल डेरिवेटिव ऑफ, डेरिवेटिव होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी आप कह सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम एक्सेलरेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में भी पढ़ लेते हैं बेटा। किस टर्म में पढ़ लेते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये आपने समझना है। एक बात ध्यान से देखिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अगर मान लीजिए किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को अगर आप इंक्रीज करते हो, किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी को क्या करते हो, इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे कि आपने एक्सेलरेटर दबाया किसी भी कार का, किसी भी गाड़ी का, तो उसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उस केस में हम एक्सेलरेशन को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहेंगे। उस केस में क्या कहेंगे हम, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव कहेंगे। इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज, with respect to time, then acceleration is positive। समझ आ गया? और नेगेटिव एक्सेलरेशन कब कहेंगे हम? नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is decrease with respect to time, is called negative acceleration। समझ आ गया? और इसको हम रिटार्डेशन भी बोल देते हैं बेटा, डिक्लेरेशन भी बोल देते हैं। इट इज also called retardation और deceleration। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि एक्सेलरेशन जो हम नेगेटिव पॉजिटिव ले रहे हैं, इसमें डायरेक्शन का भी बहुत रोल होता है। हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी आपको बताएंगे। तो आप आज तो यहाँ तक पढ़िए, अगली क्लास में हम कोई इक्वेशन कराएंगे और इनके कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे जो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के साथ है। थैंक यू।